नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है अप्रैल 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना सिंह के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, लियो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से यदि आप देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। कुछ लोग बोलते थे कि सामान्य विश्लेषण जो ये मासिक राशिफल होता है उसमें तिथि भी लिख दिया करो, क्योंकि अलग अलग सेक्शन होते हैं। कभी कभी हो सकता है मैं डेट नहीं बताता हूँ साथ में, तो उसी कारणवश मैंने जो भी ट्रांजिट्स या कुछ महत्वपूर्ण अंग है इस महीने के उसको मैंने इंक्लूड कर लिया है। कुछ लोग पूर्णिमा और अमावस्या को भी इंक्लूड करने के लिए बोलते हैं, तो उसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। पूर्णिमा 1 तारीख को लगेगी। 2 अप्रैल को मंगल मीन में आ जाएंगे, यानी कि आपके अष्टम भाव में। 11 अप्रैल को बुध मीन में आ जाएंगे, यानी कि आपके अष्टम भाव में। सूर्य मेष में आ जाएंगे नवम भाव में 14 अप्रैल को। 17 तारीख को अमावस्या लगेगी। 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ में आ जाएंगे, यानी कि 10वें भाव में। और 30 अप्रैल को बुध मेष में आ जाएंगे। तो ये इस महीने के प्रमुख बदलाव हैं। लग्न से ही शुरू करते हैं हमेशा। तो लग्न पर आपके बुध का भी प्रभाव होगा, केतु ऑलरेडी बैठे हैं। मंगल तो 1-2 दिन के लिए ही होंगे शुरू में। तो ये बुध और केतु का जो इम्पैक्ट है लग्न पर, ये दूरदर्शिता के लिए भी अच्छा होता है और जीवन की किसी गुत्थी को सुलझाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आइडियाज़ महीने के शुरुआती भाग से ही आना शुरू हो जाएंगे। पहला जो बदलाव है वो 1 अप्रैल को पूर्णिमा योग है। इसको तिथि से आप कभी भी कोलैबोरेट या कुछ बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत मानिएगा। तिथि अलग चीज़ होती है, 1 दिन की होती है, या अगर मैथमेटिकल वे में कहूँ तो 12 डिग्री की होती है। लेकिन यहाँ पे योग की बात कर रहा हूँ जो 2-2.5 दिन का होता है, जब तक चंद्रमा सूर्य से सप्तम में होते हैं। तो दूसरे घर में पूर्णिमा योग से महीना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि धन का कोई काम रुका हुआ था वो महीने के शुरुआती भाग में ही बनने के पूरे योग हैं। इसके बाद मंगल का गोचर होगा 2 तारीख को, 2 अप्रैल को। और मंगल का गोचर बहुत विशेष होता है सिंह के लिए, क्योंकि आपके योग कारक है। अब योग कारक का अष्टम में जाना बहुत श्रेष्ठ तो नहीं माना जाता। अष्टम के मंगल मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही हैं, लेकिन क्योंकि योग कारक है मंगल और आपके लग्नेश के साथ उनकी युति हो गई और 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक दोनों साथ में रहेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। क्योंकि जब लग्नेश और योग कारक अष्टम में है तो नए रास्ते जीवन में खुलना शुरू हो जाएंगे। आप एक अंधकार में जीवन में भी रह रहे हो, आप एक ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। हर व्यक्ति की अपनी प्रॉब्लम है, तरीके बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं और हर व्यक्ति को ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा सुखी है। तो ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो हो सकता है आप इस समय कोई ऐसी प्रॉब्लम में से गुजर रहे हो जिसका आपको लग रहा हो अब कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता या इससे हम नहीं निकल सकते। ये जो अष्टम में योग कारक आपके गए हैं और आपके लग्नेश के साथ युति बनाई है, यकीन मानिए बड़ी सी बड़ी बाधा, बड़े से बड़े चक्रव्यूह में अगर आप फंस गए थे उससे निकलने का मौका आपको प्राप्त होगा। बस अष्टम भाव कभी भी
सरलता से बदलाव नहीं लाता। अष्टम भाव कभी भी आपको कंफर्ट जोन नहीं देता। तो अगर बदलना है तो बदलना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है, अगर आपको परिस्थितियों को बदलना है तो आपको भी बड़ा बदलाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे शनि भी हैं जो सप्तमेश हैं और छठे घर के स्वामी हैं और योग कारक के साथ बैठ गए। बिजनेस में कुछ बाधाएं अगर आ रही थी और कोई लीगल कंपल्शन या लीगल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उनसे निकलने का भी मौका मिलेगा। लेकिन अष्टम के मंगल इंजरीज आदि के लिए अच्छे नहीं होते, और क्योंकि लग्नेश के साथ भी हैं तो 2 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल स्पेशली यहाँ पर चोट चपेट लगने के आपके योग बहुत बन जाते हैं। क्योंकि ये दोनों ही ग्रह और बल्कि तीनों ही ग्रह मिलकर आपके वाणी के स्थान को देख रहे होंगे, तो अपनी वाणी में थोड़ी शुद्धता, सरलता और सौम्यता रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद 11 अप्रैल को बुध का गोचर होगा और बुध आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन में, और नीच के हो जाएंगे। अब आपके लिए बुध जो है वो धनेश और लाभेश है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सिंह के लिए बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। सभी के लिए है, लेकिन आपके लिए दोनों भावों के स्वामी जो धन के भाव होते हैं स्पेशल या प्रमुख भाव होते हैं, बाकी भी भाव देते हैं धन, तो उनका अष्टम में जाना और लग्नेश के साथ फिर से बैठना ये धन के लिए बहुत अच्छा है। कोई आपका पैसा रुक रहा था उसके लिए अच्छा। योग कारक के साथ युति, पैसे कमाने के नए मौके। मंगल चौथे घर के स्वामी भी हैं और ये अष्टम भाव में, तो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम काज अटक रहा था वो आपका पूर्ण हो सकता है। तो ये एक प्रकार से अच्छा है। अष्टम के बुध वैसे कई जगह पर बहुत अच्छे कहे गए हैं और ये होता भी है धन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए नहीं कहूँगा, धन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बुध आपके मार्केश भी हैं और जब अष्टम में चले गए विद मंगल सूर्य बुध, ये फिर से थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि हेल्थ इंजरी इशू, अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम वो इस महीने बढ़ती जाएंगी। तो हेल्थ पर काफ़ी ध्यान आपको इस महीने देना है, अपने गुप्त शत्रुओं से बच के रहना, क्योंकि अष्टम भाव जब भरता है तो गुप्त शत्रु बढ़ते हैं। तो इस चीज़ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 14 अप्रैल को सूर्य मेष में आ जाएंगे और ये अच्छा है क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य तो आदित्य है, सभी के लिए उनका महत्व है, लेकिन आपके तो लग्नेश है। तो जब लग्नेश उच्च के हो जाएंगे तो आपको बल मिलेगा, आत्मबल मिलेगा। सूर्य आत्मा के कारक हैं। ग्रहों के कई कारकत्व हैं। ग्रह का एक स्थिर कारक, ग्रह कुछ चीज़ों के स्थिर कारक हैं, कुछ नैसर्गिक कारक हैं, चर कारक हैं जो हम जैमिनी मानते हैं। मैंने कई बार समझा है कि ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रीम ऑफ एस्ट्रोलॉजी अलग है जो कुछ अलग ही बता देती है, सबकी विचारधाराएं अलग होती है। लेकिन और जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, कभी भी ये मत मानिए कि कोई ज्योतिष की धारा बहुत उच्चतम है बाकी नहीं है। हर एक की अपनी खूबी है और अगर आपको सच में ज्योतिष बनना है तो हर चीज़ को हम्बलनेस के साथ सीखिए। जो व्यक्ति एक ज्योतिष बनकर हम्बल नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्योतिष पढ़ते हैं आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा अथाह सागर है ये विद्या का। आप शायद 20 साल बाद भी आप कुछ नया सीख सकते हैं हर रोज़। तो इसलिए यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा हट गया टॉपिक से। सूर्य आत्मा के कारक है। जब आत्मा के कारक नवम भाव में आते हैं तो व्यक्ति अपने आप से कनेक्ट कर पाता है, आत्मबोध उसको हो पाता है। हम अपने आप को भूल जाते हैं ना कितनी बार, हमें खुद ही याद नहीं रहता कि हम क्या चाहते हैं, फिर कोई हमें रिमाइंड करा देता है। कोई कभी कोई स्ट्रेंजर से आप बात करते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि मैं क्या था, क्या कर रहा था, क्या करना चाहता था। या किसी बिल्कुल ऐसी अवस्था में जब आपको अपनी याद आ जाती है, अरे 10 साल पहले मैंने सोचा था ये करूँगा, जीवन के इस संघर्ष में भूल गया कि मुझे क्या करना था। तो ये वो टाइम है जब आत्मबोध होता है। और लग्नेश अगर नवम में आ रहे हैं तो भाग्य का साथ मिलता है और वो उच्च के हो रहे हैं तो नवम भाव बहुत बली हो गया, तो यहाँ से भाग्य एकदम बदलना स्टार्ट हो जाएगा। बदलना मतलब ये ना पॉजिटिव वे, आपको भाग्य का बहुत साथ प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छा योग यहाँ पर सिंह के लिए बन रहा है। जब भाग्य साथ देता है तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती। अगर सरलता से कहूँ तो यही चीज़ है, जिसका भाग्य साथ है वो सफलता तक बहुत आराम से पहुँच जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जिसका भाग्य बहुत अच्छा नहीं है वो नहीं पहुँच सकता, पर प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे ना कि अगर जिसका भाग्य साथ है उसमें से कोई व्यक्ति निहायती एकदम कामचोर होगा, शायद वही सफल ना हो पाए। वो 100 में से 99 लोग सफल होंगे, पर केवल मेहनत के दम पर कह सकते हैं कि शायद लाख में से एक व्यक्ति सफल हो। ये सत्यता है। हर व्यक्ति मेहनत करता है। जो लोग कहते हैं कि मेहनत से आप आगे नहीं, सिर्फ
मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, अरे मेहनत सब कुछ होती है। अरे भैया, हम ज्योतिष में बैठ के यही बताते हैं कि मेहनत ही सब कुछ होती है, हम बस उसको मार्गदर्शन दे सकता है ज्योतिष। तो भाग्य बहुत प्रबल चीज़ होती है, और भाग्य ही प्रारब्ध है, प्रारब्ध ही भाग्य है। तो यहाँ पे भाग्य आपका साथ दे रहा है। केतु का प्रभाव है अपनी गलतियों को सुधारने का महीना है। गलतियां हम सबसे होती हैं, तो उसको सुधारने का मौका हमें नहीं मिलता। कई बार हम सोचते हैं कि भैया एक मौका मिल जाए, मैं ये ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगी, नहीं हो पाता, नहीं मिलता मौका। ये मौका है जो आपको इस महीने प्राप्त हो रहा है, बहुत अच्छा समय है। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर हुआ, फिर 17 को अमावस्या पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा, पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। थोड़ी नकारात्मक सोच हो सकती है इस टाइम पर, क्योंकि धर्म त्रिकोण है, आपके पूरे एक्टिविटीज़ पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आप काम करते हैं तो बॉसेस से थोड़ा बच के रहें, इस टाइम पर वाद विवाद हो सकते हैं। इसके बाद 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र वृषभ में आ जाएंगे। अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। मालव्य योग बना रहे हैं, कार्य क्षेत्र में अच्छा ही रिजल्ट देंगे। उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में ही आ रहे हैं, स्वराशि में, तो गति मिलेगी। 10वें घर में जब शुक्र आते हैं तो थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ती है, उसके लिए तैयार रहिएगा। और अंततः 30 अप्रैल को बुध का गोचर भी होगा और वो मेष में आ जाएंगे। ये भी अच्छा है, अष्टम से निकल गए, नीच के राशि से निकल गए। जाते जाते कोई ऐसी गुत्थी सुलझा कर जा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम सुलझा कर जा सकते हैं जिसके लिए आप खुद ही, आपको लग रहा था कि वे अब तो कुछ नहीं होने वाला। और स्टूडेंट्स के लिए, या कहिए एक क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए, जब अष्टम से बुध निकल के नवम में आते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो ये महीना कई एरियाज पे मुझे आपका अच्छा दिख रहा है। हेल्थ वाइज जैसे मैंने कहा कि इस महीने थोड़ा सा ध्यान आपको ज़्यादा देना है, अदरवाइज कह सकते हैं कि कमबैक का महीना है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे केवल आप अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं। कभी कभी हमारे आसपास भी लोगों की आवश्यकता होती है, हमारे घर में किसी को, दोस्त को, किसी को। कई बार होता है कि हम अपने आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हमसे कोई मदद भी मांगता है ना, हम कहते हैं किसकी क्या मदद करें, पहले तो हम ही प्रॉब्लम में। तो और उसमें कुछ गलत भी नहीं, अगर आप खुद ही परेशान हैं, आप शायद मे भी किसी की हेल्प ना कर सके। पर अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े बेटर हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, तो आपको दिखता है आसपास आप किसी की मदद कर सकते हैं ना, तो कीजिएगा। फोकस अपना बढ़ाइए। और मेरे हिसाब से थोड़ी गाइडेंस लीजिए, इस महीने गाइडेंस की बहुत आवश्यकता। कोई गुरु हैं आपके जीवन में, गुरुतुल्य व्यक्ति हैं आपके जीवन में, तो उनसे बातचीत की। कोई बड़ा व्यक्ति है। गुरु कौन है? गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ है जो आपको अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने की क्षमता रखता है। ले जाएंगे नहीं, वो आपके ऊपर है। गुरु में गुरुत्व है, इसलिए सच में किसी का अगर कोई गुरु बनता है ना, अगर आप इतने लकी हैं, वो जो गुरुत्वाकर्षण होता है गुरु में, वो आपको कहीं से कहीं पे खींच के लेके जा सकता है। पर असल बात यह है कि एक गुरु मिलना आज के टाइम में बहुत कठिन है, एक सत्य गुरु मिलना। अब तो मैं हमेशा कहता हूँ, मे भी कोई गुरु ना मिले, लेकिन गुरुतुल्य व्यक्ति, आपके माँ बाप गुरुतुल्य हैं। हो सकता है आपके जीवन में कोई छोटा, कभी कभी होता है, मैं ठीक है मेरी एज है, चलो मैं एज वाइज भी ज़्यादा है, कभी कभी एक छोटा सा बच्चे से कभी कभी कुछ सीखने को मिल जाता है। रिसेंटली बात है, मैंने एक बच्चे के मुख से बहुत बहुत अच्छी चीज़ सुनी, मे भी बहुत अननोइंगली उसने बोली, लेकिन इंग्लिश की कोई चीज़ थी, तो लेकिन 20-22 साल का बच्चा था, तो उसके मुख से भी वो चीज़ सुनना लगता कि और कितना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो हमें कभी कभी हर व्यक्ति से कुछ सीखने को मिल सकता है। तो गुरु ढूंढने के व्यक्ति, कोई गुरु ढूंढने के बजाय कोई गुरुतुल्य व्यक्ति ढूंढिए, जो मे भी जिससे आप बात कर सके, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। वैसे सिंह वाले जो लोग होते हैं बहुत एम्बिशियस होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है मे भी कुछ कारणों से आप अपने आप को ही खो बैठे हैं पिछले कुछ टाइम से। अपने एम्बिशन वापस लाइए, रिस्क लीजिए। जीवन हमें लगता है बहुत लंबा है, पता भी नहीं चलता कब 20 से 30, 20 से 25, 25 से 40 और 40 से कब 60 हो जाएंगे। तो अगर लग रहा है कि भाई कुछ कर सकते हैं, हाँ अब ऐसे टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, फिर रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर आपको लगता है कि भी कैपेबिलिटी है, हिम्मत है, तो करिए, रिस्क लीजिए। ये महीना रिस्क का है। थोड़ी डाउन टू अर्थ रहिए, थोड़ा कंपैशन शो कीजिए। कभी कभी हम जब दुखी होते हैं ना, या हर्ट होते हैं, हमारा अपना बर्ताव बहुत रूड हो जाता है। तो थोड़ा सा आसपास के लोगों के साथ, मे बी अगर आप नोइंगली अननोइंगली थोड़ा सा रूड हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, उसको ठीक करने का प्रयत्न कीजिए। अगर वो आपके अपने होंगे तो समझेंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं।
तो कह सकते हैं महीना, फिर से मैं कहूँगा ये महीना आपका कमबैक का है। करियर की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस महीने, क्योंकि पहला तो अभी शनि तो आपके 10वें घर को देखेंगे ही बहुत टाइम तक, अभी भी करीबन 1 साल से ज़्यादा का समय है, क्योंकि अगले जून 2027 के जून तक शनि देख रहे हैं। क्योंकि शनि आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, यानी कि सिंह के लिए ऑलरेडी एक अनईजीनेस कार्य क्षेत्र में चल रही होगी, एक इनसिक्योरिटी, एक वल्नरेबिलिटी। जिनकी कुंडली खराब है उनके लिए तो बहुत इनसिक्योर समय होगा, क्योंकि पता नहीं क्या चल रहा होगा कार्य क्षेत्र में, बल्कि एक सर्टेनिटी नहीं होगी। ऊपर से 19 तारीख तक 10वें घर के स्वामी भी अपने से 12वें में बैठे, तो कह सकते हैं कि 19 तारीख तक का समय जो है इस महीने का, वो बहुत सरल नहीं रहेगा। पूर्णिमा पहली ही तारीख को लग रही है और ये अर्थ त्रिकोण में है। वाणी पर बहुत नियंत्रण, अपने अपने बॉडी लैंग्वेज पर बहुत नियंत्रण महीने के शुरुआती 2-3 दिन 4 दिन रखिएगा। मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे 2 तारीख को। अब ये मिश्रित है, जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही होगी उनके लिए यहाँ पर कुछ इंसेंटिव्स वगैरह, और जिनकी अच्छी कंपनी में जॉब है तो उनको कुछ इंसेंटिव्स वगैरह मिल सकते हैं, पर अदरवाइज ये अनसर्टेनिटी में बढ़ोतरी करेगा कार्य क्षेत्र में। 11 अप्रैल को बुध का गोचर भी अष्टम में हो जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। कारण क्या है कि बुध क्या है, केवल ऐसा नहीं कि 10वां भाव खराब हुआ तो वहीं जॉब जाएगी, और भी कुछ चीज़ें होती हैं, मैं बताता भी रहता हूँ। अब बुध क्या है, बुध आपके धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं, यानी कि 2 बहु भाव हैं जो इनकम से संबंध रखते हैं, और वो अष्टम में चले गए। ऊपर से कहाँ बैठे हैं, शनि के साथ, कहाँ बैठे हैं, सूर्य के साथ, जो लग्नेश है, यानी कि अनिश्चितता बढ़ेगी। तो कुछ लोगों की जॉब 11 अप्रैल के आसपास या 11 से 19 के बीच में जाने के योग बन जाते हैं। मतलब कि अब कभी कभी क्या होता है कि जॉब वहाँ पे एग्जैक्टली जाती नहीं है, महीने के अंत में जाती है, लेकिन प्रकरण वहाँ पे चालू हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहिए, जॉब जाने के योग कुछ लोगों के इस महीने बन सकते हैं। 11 अप्रैल को 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य मेष में आकर बैठ जाएंगे। ये थोड़ा सा सुधार देगा, लेकिन नवम के शुक्र कभी भी बॉसेस से संबंध अच्छे नहीं रखते। तो देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि लेट्स से अगर आपकी कंपनी में छटनी चल रही है और आपके अपने बॉसेस से भी संबंध अच्छे नहीं है, तो फिर मान के चलेगा कि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि भाई पहले आपके सीनियर से, या अगर उनकी जॉब खुद सेफ है तो उनसे थोड़ी राय ली जाती है कि भाई किसको रखें किसको नहीं रखें। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप पर गाज गिर सकती है, अगर ऑलरेडी आपके अपने बॉसेस से नहीं बनती तो। हाँ अच्छा, 17 अप्रैल को फिर से अमावस्या पड़ रही है, ये भी नवम भाव में, तो मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है, मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस आए हैं। तो ये महीना थोड़ा अनसर्टेन तो दिख रहा है कार्य क्षेत्र के लिए, इसमें मैं इसको मैं मना नहीं करूँगा। 19 अप्रैल से दशमेश यानी कि शुक्र ही 10वें घर में आ जाएंगे, तो यहाँ से थोड़ी सी स्थिरता आएगी। और फिर बुध का भी नवम में आना 30 अप्रैल को, यानी कि 19 अप्रैल के बाद तक से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन 19 अप्रैल तक का समय कार्य क्षेत्र में फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है कि जहाँ पर आप थोड़ा कम बोलिए। मैंने पूर्णिमा से स्टार्ट किया था, लेकिन मैं पूरा महीना कहूँगा कम बोलिए, काम पर फोकस कीजिए। पैसे बढ़ने के योग हैं, जैसे जिनकी अच्छा जॉब चल रहा है, क्योंकि ये सामान्य विश्लेषण है, अब मेरे पास किसी की दशांतरशा, किसी कुंडली नहीं होती, तो इसलिए मैं दोनों ही साइड की चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि अगर बहुत अच्छा समय है, जिनकी कुंडली में कुंडली के साथ उनको बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज अपने कंपनी के शेयर्स देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी कभी कभी जब वो रिडीम कर सकते हैं तो बहुत बड़ा पैसा आता है। माइंड को थोड़ा क्लियर रखिए, और आप कई चीज़ों को ना अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान लगाना। अभी लगता है कि आप किसी पर इतना डिपेंडेंट है कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। हम जब यंग होते हैं हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, पर जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है ना, हमें सिंपल चीज़ें पसंद आती हैं। हमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत भले कितना भी पैसा हो, उसके बाद पता चलता है कि हाँ, एक सुकून की जो सुबह मिल जाए कि भाई जहाँ पे भागना नहीं है, आराम से बैठकर परिवार के साथ चाय पी लें या कुछ भी पी लें, वो ज़्यादा अच्छी लगती है, रेदर देन कि आप भागे सुबह। वो जो हसल होता है ना, वो कुछ टाइम में अच्छा लगता है, उसके बाद यू नीड
सिंपल थिंग्स इन लाइफ। तो वो हर चीज़ पे आप अप्लाई कीजिए, अपने कार्य क्षेत्र में भी अपनी एक्टिविटीज़ को सिंप्लीफाई कर लीजिए, अपने अपने पूरे व्यक्तित्व को सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं कई चीज़ों में। ये एक अच्छी चीज़ है कि लेट्स से अगर आपकी जॉब जाती भी है, अधिकतम लोगों जिनकी जाएगी भी, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि उसका कारण है कि दशमेश शुक्र 10वें घर में होंगे करीबन 1 महीने के लिए। तो हो सकता है कि कभी कभी होता है कि कंपनी आपको एक प्रोसेस से निकाल देती है, फिर दोबारा में भी डाउनग्रेड करके किसी और प्रोसेस में डाल दे। तो मुझे लगता है अगर जाती भी है जॉब, बहुत कम लोगों की जाएगी, लेकिन अगर कुछ की जाती है तो दोबारा आई थिंक मिल जाएगी। लेकिन संवेदनशील महीना है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए तो महीना अच्छा दिख रहा है। कारण ये है कि आपके जो सप्तमेश है यानी कि शनि, वो लग्नेश के साथ ही कई एक आधा महीना करीब बैठेंगे। ठीक है, बाकी एरियाज में भले अच्छे ना हो, लेकिन बिजनेस के एरिया में ये अच्छा योग बनता है, क्योंकि ये जो अष्टम भाव है ये सप्तम से दूसरा है। तो बिजनेस के लिए ओवरऑल, और योग कारक भी सप्तमेश के साथ आके बैठ जाएंगे मंगल। तो ये महीना मैंने कहा मे बी ये जो अष्टम भाव का बली होना ये कुछ एरियाज पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। और मैं हमेशा समझाता हूँ यही ज्योतिष है, एक ग्रह एक जगह पर बैठकर आपको शायद प्रोफेशनली बहुत ऊपर लेके चले जाए, लेकिन वही ग्रह उस जगह पर बैठकर या बाकी फैक्टर्स के कारण आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कई लोग होंगे जिनके प्रोफेशनल लाइफ वो ऐसे हैं कि मतलब कि कहाँ पे हैं, आप इतने अच्छे पद पर हैं कि आप सोच नहीं सकते कि उनकी पर्सनल लाइफ में इतना खराब चल रहा होता है। यही ज्योतिष होती है। तो यहाँ पे अष्टम भाव में लग्नेश और सप्तमेश का होना, यानी कि बिजनेस में धन की वृद्धि तो होगी ही, और कुछ आइडियाज़ भी आपको आएंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के। पूर्णिमा से हम स्टार्ट करेंगे, 1 अप्रैल को धन स्थान में पूर्णिमा योग बन रहा है, और ये भाव सप्तम से अष्टम है। तो कुछ नए तरीके के काम आपको करने का मौका मिल सकता है। मंगल का गोचर हो जाएगा 2 अप्रैल को। तो योग कारक का सप्तमेश और लग्नेश के साथ बैठना, यानी कि कई जो प्रॉब्लम्स आ रही थी बिजनेस में, कुछ जो अड़चने आ रही थी बिजनेस में, वो दूर होंगी। 11 अप्रैल को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे, भले ही नीच के हैं। पेमेंट्स रुकी हुई थी आपके, कोई डॉक्यूमेंट के काम रुके हुए थे, उसको किसी ना किसी, स्पेशली अगर कोई सरकारी काम आपका रुक रहा था। अब भाई कई बार होता है कि सरकारी काम सीधे तरीके से नहीं होता, तो हम सबको पता है फिर किस प्रकार से काम होते हैं। और मैंने कहा ना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये चीज़ें शायद बदलने नहीं वाली। मैंने एक बार बोला था, कुछ लोगों ने शायद उसको एग्री भी किया था, कुछ लोगों ने बुरा भी माना था कि आई थिंक वी एज पीपल आर करप्ट पीपल। हम जो हिंदुस्तानी लोग हैं, इंडियंस, हम ओवर मैक्रो लेवल पर कह रहा हूँ, हम वी आर करप्ट पीपल। हमको वो चीज़, आप कितनी भी सरकारें आ जाए, जब तक लोगों का वो नहीं नेचर बदलेगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई पैसे देकर हो जाता है, जिसके पास पैसा होता है वो निकलवा लेता है काम। तो वो गलत सही अलग जगह पर है, पर करप्शन शायद रहेगी, मे बी हमारे व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा हो। तो यहाँ पे अगर आपको कोई काम बनता है भाई किसी प्रकार से, आप करवा सकते हैं, बिजनेस में स्पेशली। इसके बाद 17 अप्रैल को अमावस्या दोष पड़ रहा है, नहीं उससे पहले सूर्य का गोचर 14 अप्रैल को होगा। सप्तमेश का नवम में आना अच्छा है। 14 अप्रैल के आसपास कोई बहुत बड़ा काम आपको मिल सकता है बिजनेस में। 17 अप्रैल को अमावस्या पड़ेगी, तो यहाँ पे ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और पार्टनर से बहस आदि हो सकती है, सरकारी बाधा भी आ सकती है। 19 अप्रैल को शुक्र 10वें में आ जाएंगे, ठीक ठाक है, कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि सप्तम से त्रिकोण और सप्तम से केंद्र के स्वामी हैं, यानी कि उनका अच्छे स्थान में आना स्टेबिलिटी लाएगा। और 30 अप्रैल को बुध का नवम में आ जाना फिर से जो कन्फ्यूजन उत्पन्न हुई होगी, या कोई लेट्स से कि कोई मतभेद हुआ था कंपनी में, बिजनेस में, वो दूर हो सकता है। तो उतार चढ़ाव भरा वाला महीना ज़्यादा तो नहीं है, कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मे भी कुछ अलग प्रकार से अपने काम करवाने हैं, स्पेशली सरकारी या कोई भी अथॉरिटेटिव, तो उनके लिए उस चीज़ के लिए महीना काफ़ी अच्छा है, पैसा आता रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे कुछ आपको, जैसे मैंने शुरू में कहा था, अलग काम करने के मौके मिल सकते हैं। तो अगर आप खुद चाह रहे हैं कि भाई कुछ अलग प्रकार के काम कर पाएँ, तो महीना अच्छा है। कुछ अचानक से लाभ होंगे, कुछ अच्छी न्यूज़ आएंगी। अपने बिजनेस में कनेक्शंस, कम्युनिकेशन, संबंध बनाकर रखें। एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है वो, उसके संबंध अच्छे होते हैं। आजकल तो खैर ऑनलाइन ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप पहले के ज़माने में देखिए, आप किसी भी दुकान पे जाएंगे, आप किसी भी
व्यापारी के पास जाएंगे, उनका व्यवहार देखिए। वो भले ही खुद अपने लिए सालों साल उस दुकान में बैठकर कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे या चाय नहीं पियेंगे, लेकिन आप आएंगे, कोई ग्राहक आता था तो चाय पिलाते थे या वो करते, तो आपको भी याद रहता था। तो अगर आप आज की डेट में वो चीज़ें कहना कि वो ऑनलाइन और इन सब के जो एक पर्सनल संबंध पहले होते थे वो खत्म होते जा रहे हैं, शायद आगे चलकर विलुप्त ही हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो होता ही है। तो अपने कम्युनिकेशन पर, अपने संबंधों पर, वो अपने पार्टनर्स के साथ हो, सप्लायर्स के साथ हो, क्लाइंट्स के साथ हो, उस पर काम कीजिए। महीना बुरा नहीं कहूँगा, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत दिख रहा है इस महीने, तो ओवर कॉन्फिडेंस पर कंट्रोल कीजिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए मिश्रित सा महीना है, बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि धनेश और लाभेश आपके अष्टम में चले जाएंगे तो ये अचानक से धन दे सकते हैं। लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल वर्क होता है बिजनेस आदि में, उनके लिए थोड़ी अनसर्टेनिटी, पेमेंट रुकना, पेमेंट अटकना, कुछ लॉस हो जाना, वो हो सकता है। तो एक अनसर्टेन महीना है इन टर्म्स ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन नहीं, बीच के 10 दिन में कर सकते हैं, अंतिम 10 दिन में भी कर सकते हैं, बल्कि अंतिम 10 दिन में एक नई स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। खर्चों की बात करें, आपके पास पेट्स हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता हुआ दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा अपने पेट्स की सेहत पर। अगर कुछ खराब चल रही है तो ये महीना बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है सेहत के लिए। मतलब ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव नहीं है, मैं समझता हूँ जिनके पास पेट्स हैं उनके लिए क्या अहमियत होती है उस चीज़ की। पेट्स नहीं होते उनके लिए बच्चे ही होते। तो अगर आपके घर में, क्योंकि हम संबोधित उसी चीज़ से करते हैं, पेट्स हैं, तो उनकी सेहत का ध्यान दीजिए, उन पर थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। सरकारी कार्यों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, हेल्थ पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। आई थिंक आप बहुत कुछ शायद में भी अपने हेल्थ को लेकर, अपने पूरे लाइफस्टाइल को लेकर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, उस पर आप आई थिंक बदलाव करेंगे। मे भी जिम ज्वाइन करें या जो भी है, दुनिया भर की चीज़ें, जुम्बा क्लासेस होती हैं, पता नहीं क्या क्या पिलाटेस और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो भी आपको लगता है, जो आपको सूट करता है, योग है। वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा, मतलब कि अगर आपके पास वाहन है, गाड़ी है, बाइक है, जो भी है, बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। और घर की मरम्मत पर बहुत बड़ा खर्चा स्पेशली महीने के शुरुआती भाग में ही होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोग आप में से सडनली बहुत स्पॉन्टेनियस किसी वैकेशन पर भी निकल जाए इस महीने, ऐसा सिम वाले करते हैं अधिकतम। उनको पहाड़ी एरियाज़ बहुत पसंद होते हैं यूजली सिम वालों को, बल्कि हर लग्न का ना एक वो भी है, जैसे मेष वाले होते हैं, मेष वालों को भी पहाड़ी एरियाज़ बहुत पसंद होते हैं। सिम वालों को यूजली ट्रैकिंग, जहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल जो टेरेन्स होते हैं वहाँ पे जाना, पहाड़ बहुत ज़्यादा, पहाड़ तो हिमाचल भी है, पहाड़ तो उत्तराखंड भी है, लेकिन उसके ऊपर जब आप बहुत ज़्यादा रोहतांग पास आदि जगह जाते हैं, वहाँ पे हर कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहता। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत सडनली कोई वैकेशन इस महीने प्लान कर सकते हो। जब भी कोई हम स्पॉन्टेनियस वैकेशन प्लान करते हैं, उस पर खर्चा ज़्यादा ही होता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं, पर 20 तारीख तक ही प्रयत्न कीजिएगा, उसके बाद बिल्कुल प्रयत्न मत कीजिएगा, वरना चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। नए रिलेशनशिप के भी चांसेस हैं, इसमें भी कहूँगा शुरुआती जो 10 दिन हैं, अगर चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं तो फिर आगे बढ़िएगा। अगर आपको लगता है कि तब तक एक सर्टेनिटी नहीं आ रही तो फिर इस महीने रहने दीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करें तो एक अच्छी चीज़ है कि पंचमेश मार्गी हो चुके हैं। बृहस्पति ऑलरेडी मार्च में हो गए थे मार्गी, पंचम से पंचम में शुक्र भी बैठे हैं और 19 तारीख तक रहेंगे, ये भी अच्छा है। केतु तो देखिए अब देख ही रहे हैं क्या कर सकते हैं उनका तो, और शनि भी देख रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है क्योंकि अब बृहस्पति भी अच्छी अवस्था में हो चुके, तो थोड़ा प्रोटेक्शन देंगे। हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में रहे हों तो लास्ट ईयर का एंडिंग पार्ट और मार्च तक का समय कई लोगों के लिए बहुत कष्टकारी गया होगा, कई लोगों के अनसर्टेनिटी भरा गया होगा, कुछ लोगों के ब्रेकअप भी हुए होंगे इसमें, क्योंकि एक बृहस्पति थे जो बचा रहे थे, वो भी वक्री हो गए थे। अब रिडेम्पशन का टाइम, मतलब कि आप चाहते हैं कि चलो रिलेशनशिप ठीक हो जाए तो प्रयत्न कर सकते हैं इस महीने, लेकिन ईजी नहीं रहेगा, शनि केतु देख रहे हैं, लेकिन प्रयास करने पड़ेंगे। कभी कभी होता है एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। रिलेशनशिप मेंटेन करना इज इटसेल्फ अ डिफरेंट टास्क, डिफिकल्ट टास्क एंड अ कंटिन्यूस टास्क आज के टाइम में। तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि भाई रिलेशनशिप में आना है तो
फिर वो नेसेसरी एफर्ट्स लगाने के लिए भी तैयार रहिए। पूर्णिमा योग बन रहा है 1 अप्रैल को, तो थोड़ा कम बोलिएगा क्योंकि ज़्यादा बोलने के कारण दिक्कत होगी। 2 अप्रैल को मंगल का मीन यानी कि अष्टम में जाना, क्योंकि पंचम से चौथा है, थोड़ा सा फिर से एग्रेशन दिखा रहा है, तो शुरुआती 4-5 दिन कम बोलिएगा। अच्छा, बुध भी अष्टम में ही चले जाएंगे 11 तारीख को। 11 तारीख के आसपास ना बहुत बड़ी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। कभी कभी होता है कि हमारे मन में कुछ और चल रहा है, सामने वाले व्यक्ति के मन में कुछ और चल रहा है, और वो उसी कारण से ना बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये मिसकम्युनिकेशन बचाइएगा इस टाइम के आसपास। 14 अप्रैल को सूर्य मेष में आ जाएंगे। ये है ये आपके लिए बहुत कोई बुरा नहीं है, लेकिन सूर्य शुक्र के साथ क्योंकि बैठे हैं तो थोड़ा सा हेट या थोड़ा सा ईगो कभी कभी आ सकता है। 17 अप्रैल को अमावस्या है पंचम से पंचम में। यहाँ पे ना कोई पुरानी बात पर बहुत बड़ा झगड़ा या कुछ ऐसी चीज़ सामने आ जाना जो रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है, कोई हिडन सीक्रेट। 19 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे वृषभ में। बुरा नहीं है क्योंकि पंचम से छठे में एक शुभ ग्रह आ गया, यानी कि चीज़ों को थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है। और फिर बुध का गोचर भी कोई बहुत बुरा नहीं होगा 30 अप्रैल को, वो भी कम्युनिकेशन को ठीक करेगा। तो कह सकते हैं कि शुरुआती भाग में भी उतना अच्छा नहीं है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा महीना वैसे वैसे चीज़ें ठीक होंगी। विशेष प्रेडिक्शन, 2 चीज़ें होती हैं, नेसेसिटी और डिज़ायर। कभी कभी हम नेसेसिटी को अनिवार्य नहीं समझते, डिज़ायर्स के पीछे भागते हैं। रिलेशनशिप में अधिकतम ऐसा होता है क्योंकि एक इमेजिनरी पिक्चर होती है कि ऐसा होगा, मूवीज़ को देख करके, जैसे हम स्विट्ज़रलैंड में हमारा जीवन बीतेगा, वैसा होता नहीं है यूजुअली। ठीक है, आप जा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, और वो कितना कितना आप कर लेंगे। जीवन उसके साथ बिताइए जिसके साथ आप संघर्ष और बुरा टाइम भी बिता सकें। अच्छा टाइम तो आप किसी के साथ भी बिता लें, जिसके साथ बुरा टाइम बिता सकते हैं, इतनी संभावना किसी के साथ बनती है, वही आपका जीवन साथी, या एटलीस्ट जीवन साथी तो बात की बात है, आपका पार्टनर बनने के योग्य होना चाहिए। फिर से कहूँगा, बहुत इमेजिन कर रहे हैं, बहुत सिनेरियोज इमेजिन कर रहे हैं, वास्तविकता के पास आ जाइए। अगर यात्रा कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ करिए। अगर मैरिज का डिस्कशन स्टार्ट करना है करिए, ये महीना उसके लिए अच्छा है। कोई फेक कमिटमेंट्स, कोई फेक सिनेरियोज मत क्रिएट करिए। फिर से मैं आपको बोलूँगा, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ओवर इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को। हमेशा प्रैक्टिकलिटी के पास आ जाना। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है कि हम सोचते हैं, हम डिल्यूजन में भी जाते हैं, हम इल्यूजन में भी जाते हैं, पर हमेशा डिल्यूजन में रहना आपको ही तंग करेगा। तो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के पास आ जाइए। पुरानी बातों पर इस महीने बहुत बार झगड़ा हो सकता है, तो जितना हो सके पुरानी बातों को ना ही टच करें, अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन तो थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा इस महीने। ऑलरेडी मंगल दोष चल रहा था, और मंगल दोष समाप्त नहीं होगा बल्कि ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। तो मैरिड लाइफ के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति अब मार्गी अवस्था में देख रहे हैं, या मार्गी होकर देख रहे हैं। ऐसा सरलता से कहूँ तो जब बृहस्पति मार्गी होकर प्रभाव डालते हैं ना, तो सैनिटी कम्स बैक, यानी कि कभी कभी होता है कि प्रॉब्लम है और हम उसको सुलझाना भी नहीं चाहते बल्कि वर्स करते रहते हैं। तो अगर एक जेन्युइन अप्रोच आपकी होगी कि भाई चलो प्रॉब्लम थी, उसको सुलझाना है, तो ये बृहस्पति अवश्य मदद करेंगे। पर अगर उस स्तर पर चीज़ें पहुंच चुकी हैं कि भाई अब आगे चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, फिर शायद ये उतना मदद नहीं कर पाए। लेकिन अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जो पिछले 2-3-4 महीनों में बड़ी होगी, तो यहाँ पे बृहस्पति चीज़ों को सुलझाने में मदद करेंगे। पूर्णिमा योग 1 तारीख को ही है। थोड़ी संवेदनशील टाइम है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लगती, अगर आप मैरिड हैं, चलो 5-6 महीने 1 साल की अलग बात है, पर अगर आप 1 साल साथ में रह लिए ना, तो एक दूसरे की नब्ज़ पता चल जाती है कि भाई क्या चीज़ अच्छा लगता है, क्या चीज़ बुरा लगता है। कभी कभी जब खुद गुस्सा आता है तो हम वो नब्ज़ टच करते ही हैं जानबूझकर। इस टाइम पर ऐसा मत कीजिएगा कि जो चीज़ आपके पार्टनर को नहीं पसंद, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो फिर बहुत गंदी बहस में कन्वर्ट होगी। मंगल 2 तारीख को कन्वर्ट करूँ गोचर करेंगे, तो वो मंगल दोष ही है और अष्टम में है, तो और कष्टकारी है। तो बहुत बड़े लड़ाई झगड़े महीने के शुरुआती भाग में हो सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। 11 को बुध भी अष्टम में ही आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, भयंकर मिसकम्युनिकेशन।
14 अप्रैल को सूर्य का गोचर फिर भी थोड़ा ठीक है, क्योंकि लग्नेश होने के नाते जब शुक्र के साथ बैठेंगे तो थोड़ी समझ बूझ वापस आएगी। त्रिकोण में भी आ गए तो ये भी अच्छा है। 17 तारीख को अमावस्या योग बनेगा, तो यहाँ पे फिर से लड़ाई झगड़े, स्पेशली कभी कभी यहाँ पे पैसों को लेकर, और मे भी कोई ऐसे ही ईगो क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं। 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर होगा, सप्तम से त्रिकोण, सप्तम से केंद्र में आ जाएंगे, थोड़ी स्टेबिलिटी आती है। और अंततः अष्टम से बुध भी निकल जाएंगे 30 तारीख को, तो महीने के अंत में फिर से एक सैनिटी वापस आएगी। तो शुरुआती 15 दिन कह सकते हैं बहुत अच्छे नहीं है मैरिड लाइफ की। विशेष प्रेडिक्शन, समय के अनुसार बातचीत कीजिएगा। अगर लगता है कि भाई माफ़ी मांगनी है, मन में कुछ चल रहा है, यूजली क्या होता है ना, 90% जगहों पे हमें, अगर हम कुछ गलत करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हमने कुछ गलत किया है। वो अलग बात है कि हमारा ईगो, हमारा अहम इतना बड़ा हो कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हैं ना कि मैरिड लाइफ में चीज़ों को ठीक करना है, तो पहले तो खुद ही एक्सेप्ट करिए कि भैया हमें ठीक करना है, अपनी गलतियां मानिए, और अपने पार्टनर को भी बोलिए कि भैया ठीक है गलतियां हुई हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स तो हमें ही लगाने। यकीन मानिए, एक एक बेटर कम्युनिकेशन मैरिड लाइफ को बचा भी सकती है, संवार भी सकती है। जब विवाह करते हैं तो बहुत चीज़ें देखते हैं ना, रूप रंग, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, पैसा बहुत अनिवार्य है, कोई गलत नहीं है। पर यकीन मानिए शायद 10-15 साल बाद ना एक ही चीज़ विवाह को बचा सकती है, वो है कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, कुछ भी बाकी प्रॉब्लम हो ठीक हो जाते हैं। अधिकतम लोग क्यों चीट करते हैं? क्योंकि उनका अपने पार्टनर से बात करने का मन नहीं करता। रोज के कलेश से व्यक्ति थक जाता है। और दोनों साइड से ये पुरुषों पर केवल लांछन लगा देना कि वही चीट करते हैं, गलत चीज़ है। दोनों साइड से चीटिंग होती है। केवल पुरुष, अब ये कह सकते हैं ज़्यादा पुरुष कर सकते हैं, वो अलग बात है, पर दोनों साइड से चीज़ें होती हैं मैरिड लाइफ में। तो कम्युनिकेशन बेटर कीजिए। एक रिलेशनशिप, एक अट्रैक्शन कैन टेक द रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ टू अ सर्टन लेंथ, पर अगर पूरा जीवन साथ में बिताना है तो कम्युनिकेशन बेटर कीजिए। मेरे हिसाब से बाउंड्रीज सेट कीजिए। किन के लिए? बाहरी लोगों के लिए, वो इन लॉज हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का बहुत इन्वॉल्वमेंट है आपकी मैरिड लाइफ में। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है वो अपने दोस्तों को सब कुछ बताते हैं जाके, और फिर उसके कारण भी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये बाउंड्रीज सेट आपको करनी है। थोड़ा ना एडवेंचर लाइए, बहुत बोरिंगनेस भी मैरिड लाइफ में आती हुई दिख रही है। इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम से पहले स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ख़राब दिख रहा है। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन डिस्ट्रैक्शंस और कुछ लोग आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो अपने आप को बहुत संतुलित और बहुत इन ऐसे लोगों से बचा के रखेगा। पंचमेश गुरु मार्गी हैं, मार्च में ही हो गए थे, तो ये महीना एक सफल महीना आपके लिए दिख रहा है। ऑलरेडी वो लाभ स्थान में है और उच्च अभिलाषी भी हैं, तो जो काम आपके नहीं बन रहे थे, बहुत अच्छा महीना है उनको पूर्ण करने के लिए। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे, उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा महीना है। विशेषतः अगर बात करें तो मंगल का गोचर 2 तारीख को होगा। पहले तो पूर्णिमा लगेगी पहली तारीख को, तो थोड़ा सा, क्योंकि ये पंचम से केंद्र में है, अव्यवस्थित हो सकते हैं शुरुआती भाग में। तो अपने, जैसे मैंने एग्जाम के टाइम में भी कहा, थोड़ा व्यवस्थित रहिए शुरुआती भाग में। मंगल का गोचर क्योंकि अष्टम में हो रहा है, पंचम से चौथे में, ये फिर से एक इमोशनल वल्नरेबिलिटी दिखा रहा है। मे बी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में कुछ चले, तो उसका इम्पैक्ट अपनी स्टडीज़ पर, एग्जाम्स पर या बाकी चीज़ों पर मत आने दीजिएगा। बुध का गोचर बहुत अच्छा नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अष्टम में जाना बुध का, ऊपर से नीच का हो जाना, यानी कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस। ये 11 अप्रैल को होगा। 14 अप्रैल से थोड़ी स्थिरता आएगी, क्योंकि लग्नेश ही नवम में आगे पंचम से पंचम में। 17 अप्रैल को अमावस्या पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ा सा भय उत्पन्न हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जा सकता है, कोई बात नहीं, 2-3 दिन का टाइम होगा। 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ में आ जाएंगे, यानी कि 10वें घर में। फिर से जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छा है। और पंचम से छठे में एक शुभ ग्रह का जाना, यानी कि आपकी कोई तैयारी वगैरह चल रही थी एग्जाम वगैरह की, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। और अंततः 30 तारीख को बुध भी आपके नवम में आ जाएंगे, जो एक अच्छी स्थिति है। तो ओवरऑल कहें ये महीना आपका ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा ही दिख रहा है एक प्रकार से।
जो एरियाज़ या टाइम मैंने कहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा डिटैच्ड हो जाइए। एक स्टूडेंट को डिटैच्ड होना पढ़ाई से नहीं, बाकी चीज़ों से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको पता होना चाहिए कब मुझे डिटैच होना है। एक ईज ऑफ सिस्टम ले आइए अपने पूरे कार्यशैली में। ईज ऑफ सिस्टम का मतलब है कि सब बहुत स्मूथ होना चाहिए। आपको पता है कब उठना है, कब सोना है, कब काम करना है। अभी लगता है कि चीज़ें बहुत अव्यवस्थित हैं। हमारी बॉडी भी अब हमें पता, अगर हमारी बॉडी को पता है कि हमें सुबह इस टाइम से पढ़ने बैठना है, तो हमारी बॉडी उसकी तरफ से हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है, इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर आप साधना की भी बात करें ना, हम जब साधना भी बोलते हैं किसी को करने को, तो यूजुअली इसलिए कहा जाता है कि भाई एक टाइम पे कीजिए, क्योंकि फिर वो एक लय बन जाती है। तो अपने जीवन में एक लय लाने की कोशिश कीजिए, रिदम लाने की कोशिश कीजिए। रिसर्च वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा महीना है। फिर से कहूँगा, अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा महीना है। और हो सके तो अपने जीवन में एक एक्सेप्टेंस ले आइए कि कितना आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं। इसके कारण प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। सेहत की बात करते हैं। इस महीने जिनको इंडाइजेशन, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, महिलाओं जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम है, पुरुष जिनको प्रोस्टेट के इश्यूज़ हैं, उनकी दिक्कत थोड़ी बढ़ेगी। हाँ, जिनको गॉल ब्लैडर के इश्यूज़ हैं उनकी भी परेशानी बढ़ेगी। शुरुआती जो 10 दिन हैं इसमें पित्त का बढ़ना, एसिडिटी का बढ़ना, लोअर बैक में दर्द, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, कफ का भी बढ़ना दिखता है। बीच के 10 दिन इसमें नेत्र विकार, इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम, वात का बढ़ना। अंतिम 10 दिन में खाने से संबंधित प्रॉब्लम, बीपी, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं और जिनको हड्डियों के रोग हैं, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल, गंगा जल, गुलाब जल, अक्षत और हो सके तो गुड़हल का फूल अगर मिल जाए तो, नहीं मिलता फ्रेश तो ड्राइड बहुत आराम से मिल जाते हैं, सूखे हुए। ये सब मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः और ओम भानवे नमः। इन सभी मंत्रों का 21-21 बार जाप करें। सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करें। महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शहद से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से अभिषेक कर कर वहीं बैठकर शिव चालीसा का 4 बार पाठ करें। एक घी का दिया अर्पण कर लीजिएगा और मंदिर में शक्कर और दूध का दान कीजिएगा। और हो सके तो चारे की व्यवस्था गौशाला में करें। आशा करता हूँ ये वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आप सभी से अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।